की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आप खुद भी एक बड़े वकील हैं, तो मैं उम्मीद करूंगी कि आप इसका जवाब देंगे। कोर्ट में जो लोग इसे चुनौती दे रहे हैं वो सीधा कह रहे हैं कि एक तो धर्म से जुड़ा हुआ एक बोर्ड है, उसमें ये छेड़छाड़ है। कई धाराओं को, कई संविधान की जो धाराएं हैं उनको कोट करते हुए वो कह रहे हैं कि इसका सीधा उल्लंघन है, कोर्ट में ये नहीं टिकेगा। आप कैसे इसको डिफेंड करेंगे? और यूपी में तो योगी साहब अभी से एक्टिव हो गए हैं, वो तमाम डीसी से, डीएम से रिपोर्ट मांग रहे हैं कि रिपोर्ट दीजिए वक्फ की जमीन का। मंशा क्या है बीजेपी की? देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, आपने बताया कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा रही हैं, तो मुझे याद आता है इससे पहले अनुच्छेद 370 में भी तमाम लोग याचिका डालते हैं सर्वोच्च न्यायालय में और कहते हैं गैर संवैधानिक है। सर्वोच्च न्यायालय कहता है नहीं, संशोधन जो हुआ है ये संवैधानिक है। और दूसरी बात, जो विपक्षी दल है ये लोग पहले से ही घोषणा करते हैं कि ये कानून जो आया है, संसद में पारित हुआ है, ये गैर संवैधानिक है। अंजना जी, जितनी समझ मुझे संविधान की है, कानून की है, मैं एक बात बता दूं, कोई भी कानून जो वैध रूप से पारित हुआ है संसद के पटल में, वो संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है, इसका फैसला केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय कर सकता है। आज पूछा यह जाएगा, आप ये बताइए कि संसद की जो गरिमा होती है आपने उसको बरकरार नहीं रखा, संसद में आपका विश्वास नहीं है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा राज्यसभा और लोकसभा में बोल सकते थे। देश ये जानना चाहता है कि अगर आपके तर्कों में धार थी तो आपने संसद के पटल का प्रयोग करते हुए अपने तर्क क्यों नहीं रखे? आप तो सांसद हैं, नहीं रखे। दूसरा, जब सर्वोच्च न्यायालय मामला आ गया तो सर्वोच्च न्यायालय में कोई भी मामला अगर लंबित होता है तो उस पर टिप्पणी करना, इस तरह की राजनीति करना, ये उचित नहीं है। इसका मतलब ना संसद में आपकी आस्था है और ना आपकी आस्था सर्वोच्च न्यायालय में है। तीसरी बात, ये प्रतिस्पर्धा कैसी चल रही है? कांग्रेस पार्टी के 2 सांसद, एआईएमआईएम, आईयूएमएल, डीएमके, समाजवादी पार्टी हो सकता है, ये क्यों इस तरह से याचिकाएं डाल रही है? इसका मतलब ये है केवल और केवल तुच्छ, हल्की, घटिया राजनीति करना इनका मकसद है। इनको एक दूसरे पे यकीन नहीं है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं। हाँ। आपको मालूम है कश्मीर में असेंबली में जो स्पीकर हैं, रूल 58 कहता है कि अगर कोई मामला लंबित हो सर्वोच्च न्यायालय में या उच्च न्यायालय पे तो उस पर चर्चा नहीं हो सकती है, मैटर एडजर्नमेंट के लिए नहीं लाया जा सकता। ये वहां के स्पीकर बता रहे हैं। और अपने कपड़े कौन फाड़ रहे हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक। अब ये पूछा नहीं जाएगा कि स्पीकर भैया, आपकी सरकार, स्पीकर आपका, और आप अपने कपड़े फाड़ रहे हैं, ये उचित नहीं है। एक बात मैं और बता दूं, तस्वीरें दिखा दीजिए जम्मू कश्मीर असेंबली की। 14 पॉलिटिकल पार्टी, पूरा कीजिए अब गौरव जी। हाँ, 14 पॉलिटिकल पार्टीज, याद करिए, ये लोग गई थी सर्वोच्च न्यायालय की ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। संख्या बल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 14 पार्टीज की याचिका रद्द हुई। इसी तरह से ये अनुच्छेद 370 में गई। आधार कार्ड की इन्होंने संवैधानिकता को चुनौती दी। और मैं कहना चाहूंगा, ये केवल और केवल एक चीज दर्शाता है, ये बौखलाई हुई है, क्योंकि भारत का मुसलमान जो है वो भी इस संशोधन का समर्थन कर रहा है। और इसीलिए ये लोग सर्वोच्च न्यायालय जाते तो हैं पर इनके मन में आस्था नहीं है। और अंत करूंगा केवल एक बात कह के, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जाता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा था, शाहबानो का फैसला पलटवाया, कांग्रेस पार्टी ने पलटा और कहा मुस्लिम महिलाओं में इतनी योग्यता नहीं कि वो अपने फैसले ले सके और वो पुरुषों के जो कंपैरिजन में है कम परिपक्व होती हैं। अब आप मुझे बताइए, ऐसी पार्टियां अगर जाएंगी सर्वोच्च न्यायालय तो इन लोगों की अपनी योग्यता क्या है, इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है? क्या इस पे सवाल नहीं पूछा जाएगा? ठीक है, शाहबानो का एक हिस्टोरिक रेफरेंस है, लेकिन वहां से आज के वक्त पर आते हैं और आपको दिखाते हैं। महिमा जी, आप खुद सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं। ये तमाम जो इस तरह के फैसले लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, राम मंदिर का फैसला, एक बार चारों दिखा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट से पुनर्विचार जितनी याचिकाएं थी वो सब के सब खारिज हो गई। वक्फ कानून में संशोधन, वैधता को चुनौती देने वाली तमाम केसेस अब गई हैं। लेकिन इससे पहले क्या हुआ? नागरिक संशोधन अधिनियम, 250 से ज्यादा याचिकाएं वो अभी भी पेंडिंग है, यानी उस पर कुछ हुआ नहीं है।
3 तलाक पर कानून, 15 से ज्यादा याचिकाएं इस पर लंबित ही हैं, वो ऐसे ही चल रही है। मतलब ठंडे बॉक्स में डल गया है। बस इतना है कि उसको लेकर पॉलिटिक्स जिसको जिसको उस वक्त करनी थी कर दी। अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से सरकार के अनुच्छेद 370 को खत्म करने के फैसले को सही माना, वैध माना। तो क्या ये पॉलिटिकल सिर्फ स्टंटबाजी है? और अगर अतीक अहमद के परिवार ने 70 करोड़ वर्थ वक्फ की जमीनों पर कब्जा किया हुआ था, तो आजादी के इतने दशकों तक ये जो घालमेल, घपलेबाजी, ये जो पूरा रैकेट चलता रहा वक्फ के नाम पर, उस पर क्यों सबकी आंखें बंद रही? जय हिंद। अंजना जी, आपने कुछ सर्वोच्च न्यायालय में हो रही गतिविधियों का हवाला दिया है। मैं भी मात्र दो बातें याद दिलाऊंगी। बहुत सारी बातें हैं वैसे तो। कृषि बिलों का अंजाम क्या हुआ था, कृषि विधेयक का, और चुनावी बॉन्ड्स के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था, इस पर विस्तार से न जाते हुए बस ये याद दिला देना चाहती हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित किया था इस दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला जो भाजपा ने इस देश के साथ किया उससे। अब ये जो उम्मीद नाम का बिल इस देश के अल्पसंख्यकों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर भाजपा ने थोपने का काम किया है ना, ये जो उम्मीद थोपी है भाजपा ने, इसका हमने जब विरोध किया संसद के अंदर तो भाजपा कहती रही हमने तो संज्ञान में लिया है, हमने तो संवाद किया है। जब हमने कहा कि जेपीसी के अंदर ना तो सिर्फ क्लॉज दर क्लॉज चर्चा नहीं हुई है बल्कि शुरू में खिलाफत होती रही, तो पहली बार ऐसा हुआ कि इस तरह की जेपीसी के अंदर भाजपा को ना चाहते हुए भी ऐसे लोगों को, नॉन स्टेक होल्डर्स को लेना पड़ा जिन्हें वो न लेना चाह रही थी। तो इसलिए ये सारी बातों के बावजूद आज बिल तो पास हो गए हैं, लेकिन आज की सच्चाई क्या है अंजना जी? आज की सच्चाई ये है कि कल उत्तर प्रदेश के अंदर 300 लोगों को, जिन्होंने शांतिपूर्वक विरोध करने का, प्रदर्शन करने का साहस किया, उनको 2-2 लाख रुपए के बॉन्ड साइन करने का नोटिस वहां के प्रशासन ने दे दिया है। इसी के साथ आज की सच्चाई ये भी है कि भाजपा के सहयोगी दलों के अंदर टूट बढ़ने लगी है। भाजपा के प्रवक्ता न जाने कौन से मुंह से कह रहे थे कि हमारे सहयोगियों में विश्वास नहीं है, क्योंकि चाहे वो आज जदयू हो चाहे रालोद हो, दोनों दलों के अंदर किस तरह की फूट मची है, किस तरह से लोग भाग रहे हैं उन्हें छोड़ छोड़ करके। मैं उत्तर देना चाहता हूँ। वो सबके सामने है। मैंने बड़े अनुशासन से बात सुनी थी, ऐसी ही आशा और अपेक्षा भी करती हूँ, और हम लोग तो मैं समझती हूँ डेकोरम को बखूबी समझते हैं। और दूसरी बात, ये बड़ी अहम बात है अंजना जी, हम बार बार कहते रहे कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़े ही है। तो राहुल गांधी जी ने जब ऑर्गेनाइजर पत्रिका के उस लेख के ऊपर टिप्पणी की जिसके अंदर कैथोलिक चर्चेस वर्सेस वक्फ बोर्ड की बात हो रही थी, क्यों भाजपा के जो आइडियोलॉग, जो पैतृक बॉडी है, उन्हें क्यों वो लेख वापस मिटाना पड़ गया वेबसाइट के ऊपर से? आज वो हटा लिया गया है लेख, क्योंकि उसमें बता रहे थे कि कैथोलिक समाज के पास जो है 7 करोड़ एकड़ जमीन है जो कि 20,000 करोड़ की बनती है। तो इसलिए ये सिर्फ मुसलमानों के बारे में नहीं है अंजना जी। आज जब भाजपा के प्रवक्ता यहाँ बात कर रहे हैं या भाजपा जिस तरह से कर रही है, आप देखिए केरल के अंदर, मणिपुर के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर कहाँ कहाँ विरोध नहीं हो गौरव जी, महिमा जी देखिए, आपने भी उतना ही लंबा बोला जितना उन्होंने बोला था, लेकिन मैं एक छोटा छोटा 2 सवाल करती हूँ, इसका जवाब आप मुझे उम्मीद है देंगी जरूर। आपने कहा कि इसका क्या सच्चाई है हम आपको बताते हैं। आप एक महिला हैं, शाहबानो को जब केस में पूरे कोर्ट के फैसले को संसद में पलटा गया, उसका सच क्या था? 2 लाइन में बताइएगा ईमानदारी से। देखिए, भाजपा की कथनी और करनी का फर्क, जब किरण रिजिजू बोलते हैं ना कि 2-4 साल रुकिए, अभी आप ही ने बयान चलाया थोड़ी देर पहले, 2-4 साल में सब सामने आ जाएगा क्या क्या फायदा है। अरे 11 साल मेरा सवाल डक कर रही है महिमा जी, मैं फिर से आपसे पूछती हूँ, आप तो इतनी वरिष्ठ वकील है, सिंपल पूछ रही हूँ, सिंपल पूछ रही हूँ। आपने इसका सच बताया, बहुत अच्छी बात। शाहबानो केस को जब फैसले को कोर्ट के संसद में पलटा गया, उसका सच क्या था? जब एक बूढ़ी महिला को सिर्फ रख रखाव का पैसा मिल रहा था, उसका सच वही था अंजना जी, जो जब बिल्किस बानो के अपराधियों को बाहर निकलवा लिया ना गुजरात की सरकार ने, उसमें जो भाजपा की मंशा थी, उसका सच बिल्कुल वही था। ठीक है,
ठीक है, मतलब वोट बैंक की पॉलिटिक्स वो करें, वोट बैंक की पॉलिटिक्स हम भी कर मैं रहे उत्तर थे। दूं। चलिए मैं अब रुक जाइए सर, 3 लोग और हैं, उसके बाद मैं आऊंगी आपके पास। अनुराग भदौरिया जी, आपके पास आते हुए, ये संयोग है या प्रयोग है? 1996 में जो अतीक अहमद आपकी पार्टी से विधायक चुने जाते हैं और हमेशा आरोप लगता है बहुत करीबी थी उनकी मुलायम जी से, उनकी सरपरस्ती हमेशा समाजवादी पार्टी की जिसके सिर पर रही, वही अतीक अहमद और उसके 70-71 करोड़ की वक्फ की प्रॉपर्टी के कब्जे की बात अब सामने आ रही है। देखिए अंजना जी, कितनी खूबसूरत तस्वीर थी ईद के दिन बनारस में, जब नमाज पढ़ के मुस्लिम भाई आ रहे थे तो हिंदू भाई उनके ऊपर में फूल की बारिश कर रहे थे। आज मालदा में जब रामनवमी के दिन आपने देखा, रामनवमी के दिन मुस्लिम भाई हिंदू भाई पे फूल की बारिश कर रहे थे। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है जो भारतीय जनता पार्टी से शायद देखी नहीं जाती है। सवाल यह है कि आपने बोला कि वक्फ बोर्ड की जो बात आप कर रहे थे, क्या 2014-15 में भूमि अधिग्रहण जब बिल आया था वापस नहीं हुआ? वापस हुआ ना। उसके बाद जब यहाँ किसान बिल आया तो वापस हुआ ना। भाई क्या होता है कि सबसे बड़ी अदालत जनता की होती है और जनता से बड़ी अदालत तो कोई होती नहीं है। भाई इस देश के अंदर में हर आदमी को अपना अधिकार मांगने का अधिकार है, जनता के बीच में जाने का अधिकार है, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार है। लोकतांत्रिक तरीके से या न्यायिक पालिका से अपनी गुहार लगा रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? इसमें बीजेपी को परेशानी क्या हो रही है? इन्होंने भी तो, आपको याद होगा जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं सरकार करेगी, तो उन्होंने पार्लियामेंट में बिल पलटा था ना, उनके आदेश को, सुप्रीम कोर्ट आदेश को पलटा था ना। और बिल्किस बानो की बात तो आप बता ही चुके हैं, अभी भी इन्होंने बताया है। तो सवाल यह है कि सारी जो संविधान, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि मैंने तो शाह बानो भी बोला था, मैंने तो शाह बानो भी बोला था अनुराग जी। नहीं, ये नाम आपके मुंह से निकलता नहीं। बिल्कुल बोला था। तो मैंने आपको आम आदमी पार्टी का एग्जांपल दिया, आम आदमी पार्टी का एग्जांपल दिया कि ट्रांसफर पोस्टिंग वाला इन्होंने पलटा था। दूसरा, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि संसद की गर्मा गिरा रहे हैं। अरे गर्मा तो तब गिरी थी ना जब 80-80 100 सांसदों को आप पार्लियामेंट से निलंबित कर देते थे और बिल पास कर देते थे। ये गरिमा नहीं थी, ये गरिमा नहीं गिर रही थी। इसीलिए कहते हैं ना, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। देखना किसी व्यक्ति को तो कई बार देखना, ये हालत है बीजेपी की। बीजेपी पे विश्वास करे तो करे कैसे? पता नहीं कितने चेहरे हैं, कब कब कहां बदल जाते हैं, क्या क्या बोलना शुरू कर देते हैं। देश की जो वक्फ बोर्ड पे चर्चा को देखिए किस तरह से किधर घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। वारिस जी आपके पास आती हूँ, न्यायपालिका के माध्यम से, क्योंकि एक चेहरे में कितने चेहरे होते हैं ये तो पता नहीं, लेकिन एक प्रवक्ता में कई प्रवक्ता होते हैं। 2 नाम एकदम ही अनुराग जी की मेमोरी से निकल गया। एक मैंने अतीक अहमद पर सवाल किया था, उन्होंने डक कर दिया एक, और अब मैंने सोचा है कि हल्ला बोल में जब भी मेरे सवाल को कोई छोड़ेगा, उसका जवाब देने की बजाय कुछ और बोलेगा, तो मैं उसको जरूर याद दिलाऊंगी। अतीक अहमद, शाह बानो, 2 ऐसे नाम हैं जो उन्होंने बिल्कुल ही मेमोरी से डिलीट कर दिया। आपकी मजबूरियां समझ में आती हैं, लेकिन वारिस पठान जी, आपके अध्यक्ष जी तो अलग ही है, कमाल के हैं। राम मंदिर का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट का आता है, आप लोग खारिज कर देते हैं। हमेशा एक वोट बैंक की पॉलिटिक्स को आगे ले जाने के लिए आप लोग कोर्ट में जाकर ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई हम तो इसके खिलाफ है, इसीलिए पिटिशन, वरना आपको भी पता है कि ऐसे मामले में जिस तरह से वेटिंग इसको सरकार ने की है, बहुत आसान नहीं होगा कोर्ट में इस पर जीतना। देखिए अंजना जी, ये जो बीजेपी ने कानून लाया वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 का, ये पूरी तरह से संवैधानिक है और इसको चैलेंज करने के लिए हमारे पार्टी प्रेसिडेंट असद ओवैसी साहब ने भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका डाली है और हमको यकीन है 13 याचिका गई है तो सुप्रीम कोर्ट इसमें सुनवाई करेगा और ये जो असंवैधानिक इसके अंदर धारा है बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरव्यू करके इसको रिपील करेगा। और इससे कोई सदन की गरिमा नहीं गई। सदन में ही पास हुआ था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, पूरी चर्चा के बाद पास हुआ था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। फिर ये लोग क्यों गए थे अभी जिसकी सुनवाई होने वाली है? मैटर सब जुडाइज है, बिल्कुल बराबर बात है। मगर इसके अंदर जितने भी प्रावधान, जितने अमेंडमेंट लाई है इन लोगों ने, तमाम के तमाम मिल गए। अभी आपने बात की काफी सारी कि ये लोग अब मुसलमानों की भलाई के लिए ला रहे हैं, शाह बानो का आपने जिक्र कर दिया, काफी लोगों का जिक्र है। अरे अंजना जी, जिनको मुसलमानों की 2 मिनट की अजान से नफरत है, जिनको मुसलमानों के 10 मिनट रस्ते में नमाज पढ़ने से तकलीफ है, वो क्या मुसलमानों के हित की बात करेंगे? मुसलमानों के हित का बिल ला रहे, जबकि इनके पास एक भी मुसलमान MP है क्या? एक भी मुसलमान मिनिस्टर है क्या? एक भी मुसलमान MLA है क्या? अरे किसी को टिकट ही नहीं देगा चुनाव लड़ने का तो मुसलमान आएगा कहां से आगे? और आज वारिस पठान, हमारे दर्शकों को एक बार वारिस भाई को मेरे साथ दिखाइए। वारिस पठान, आज की तारीख में तो मोदी जी का आज एक वादा करके जाइए, एक वादा करके दिखाइए इनको मेरे साथ। वारिस जी, एक वादा आप भी करके जाइए कि आपकी पार्टी का कोई अध्यक्ष हिंदू होगा। है हिम्मत?
अरे देखिए अंजना जी, हिम्मत की बात नहीं, हिम्मत तो बोलिए बहुत ना। है, पार्टी के अरे हिसाब से बोलिए ना पार्टी सर फैसला फिर। करती है। हमने तो हिंदुओं को टिकट भी दिया है, बोलिए बीजेपी ने ना। कितने मुसलमानों को अरे टिकट कोई दिया, चलिए एहसान बताइए थोड़ी मेरे किया को। है। हमारी पार्टी ने तो यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र सब अरे जगह हमारे पत्थर हिंदू वो भाइयों को मारे टिकट ना दिया जो लड़ने खुद के लिए इलेक्शन शीशे के में। घर मुझे में ना बताओ, रहता गौरव हो। भाटिया से सवाल करूंगा, आप भी पत्थर सवाल जरूर करो। मारिए। चलो आप भी बीजेपी की तरफ ये से बोल मैंने दीजिए भी अंजना बोला जी। वारिस पठान, जिस दिन अरे देश आप भी में वक्फ बीजेपी की तरफ से संशोधन बोल बिल दीजिए पर कि बहस कितने हो रही थी, मुसलमानों को आवाज नीचे टिकट दिया कीजिए है। इनकी। जिस दिन वक्फ संशोधन बिल पर बात हो रही थी, मैंने उस दिन कहा जी। कि एक भी मुस्लिम एमपी नहीं है बीजेपी का, महिला तो छोड़ दीजिए। ये बड़ी बात है कि आप वक्फ संशोधन बिल पर बात कर रहे हैं और आपका एक भी एमपी नहीं है। एमपी तो छोड़िए, तमाम राज्यों में एमएलए भी नहीं है। लेकिन आप क्या बोलिएगा? सूप क्या दूसेगा बात है, जिसमें आपने खुद ही इतनी बड़ी 72 बात करी। छेद? अंजना चलनी जी, क्या दूसेगा सूप को जिसमें खुद ही 72 अरे छेद? अंजना जी, बड़ी खुशी हुई जान के कि आप संविधान को मानते हो। अच्छा, अंजना जी, बड़ी खुशी ओह, हुई मेरे वारिस को, आप जी ने आज संविधान की बात सर्टिफिकेट करते दे हो, दिया भाई। संविधान ये को मानते हो, दिन संविधान में नोट कर अल्फाज बड़ा लीजिए सब लोग। जी खूबसूरत जी। है। वारिस इक्वालिटी। जी, वारिस जी को फिर से दिखाइए। मेरा सवाल डक मत कीजिए। बोलने दो। मेरा अरे सवाल आपका डक तो मत स्टूडियो है, कीजिए। पार्लियामेंट का थोड़ी है आवाज कि आप नीचे कीजिए। एक एमपी है तो उसके वारिस आदमी को जी, कम बोलने देंगे। वारिस जी, आपका स्टूडियो वारिस है, जी, पार्लियामेंट वारिस का जी। सदन, संसद थोड़ी है कि ड्रामेटिक्स आप मेरे मत को करिए, अपना एक एमपी की ड्रामेटिक्स वजह मत से करिए कम सर। लिमिट देंगे, 2 बस एमपी की फिर वजह से आवाज ज्यादा नीचे लिमिट। कीजिए इनकी। बोलने दो मेरे को, सुनो 2 तो, सेकंड के सुनो लिए तो अपनी आप, बात सुनो तो रखने सर। दो। अभी बस बोलने हिम्मत की दिखा दो बहुत आज। बात है। जो आप उम्मीद करते हो बीजेपी से, और बीजेपी को करना चाहिए। उनके मुस्लिम सांसद भी होने चाहिए, उनका प्रतिनिधित्व जीरो है। आप बोलिए ना कि एक दिन आपके अध्यक्ष कोई हिंदू बनेंगे, बोलिए। जीरो है। इंशाअल्लाह, उम्मीद पे दुनिया कायम है। कभी बताओ बीजेपी किसी को बनाएगी मुसलमान फिर चले गए प्रेसिडेंट? उधर। बनाएगी नहीं बनाएगी? बात इक्वालिटी की आई है ना। अरे चलिए, इक्वालिटी इनकी की बात मजबूरी कर हम रहे हैं अंजना समझते जी, हैं, खाली क्योंकि सुनो मेरी ओवैसी जी बात। की नाराजगी थोड़ी मोल लेंगे। अरे मुसलमान लेकिन अगर रास्ते पे दो मिनट विष्णु नमाज पढ़ जैन ले तो जी, तकलीफ, विष्णु नमाज जैन पढ़ के जी, गले मिलके घर चले गए, प्यार मोहब्बत से, कुछ नहीं जी, हुआ। जी, मैं लौट रही हूँ विष्णु अरे जैन आप जी, बोलने ही नहीं देते जल्दी हो अंजना जी, से। मेरे हो को गया बोलने दो, सर, मैं सबको, सब प्रवक्ताओं को अपनी आवाज हाँ, इतनी अच्छी लौट- लगती है। लगातार लौटिए। बोला आपने। जल्दी से विष्णु जी से लेते हैं, फिर वो कांग्रेस बीजेपी वाले इंतजार कर रहे हैं। विष्णु जैन जी, कोर्ट में देखिए, अगर धर्म के आधार पर ये चैलेंज किया जाता है, और अभी से आप देख रहे हैं एक पूरी लिस्ट है, जरा दिखाइएगा योगी जी क्या क्या कर रहे हैं। योगी जी तमाम जो 71 करोड़ की जमीन पर अतीक अहमद का कब्जा, वो बाद में दिखाएंगे। योगी सरकार ने वक्फ संपत्तियों को लेकर रिपोर्ट मांगी है। वो कह रहे हैं सभी जिलों में रिपोर्ट दीजिए। कई जिलों ने अभी तक रिपोर्ट भेजी नहीं है। कई जिलों से वक्फ के नाम पर दर्ज सरकारी संपत्ति का ब्यौरा अभी तक नहीं पहुंचा है। प्रदेश में कुल 57,792 सरकारी संपत्तियां वक्फ बोर्ड में दर्ज हैं। अब वो सब पर सर्वे की बात कर रहे हैं, सब पर रिपोर्ट मांग रहे हैं। अब इसको लेकर अगर ये कहा जाए कि एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है, तो कोर्ट में इसके खिलाफ क्या दलील होगी? देखिए, सबसे पहली बात है, इस समय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है। हाँ। और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जिसको दोनों हाउसेस से पास किया गया, प्रेसिडेंट की असेंट रिसीव हुई है आर्टिकल 111 में, तो उस एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन तो केंद्र और राज्य सरकार को करना ही है। अब अगर आप अंजना जी इस एक्ट का सेक्शन 3C देखें, तो 3C में क्या लिखा हुआ है कि अगर किसी भी सरकारी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित किया गया है तो वो नहीं माना जाएगा। कलेक्टर उसका सर्वे करेगा और रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को करेक्ट करेगा। ये एक्ट का मैंडेट है जिसको राज्य सरकारों को इम्प्लीमेंट करने के लिए बाध्य है। अगर आप इसको दूसरी बात देखें, जो सेक्शन 3D है, जो एएसआई संपत्ति है, उसमें अगर वक्फ का नोटिफिकेशन है तो वो वॉइड माना जाएगा। तो एक्ट को इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप इसका वक्फ बाय यूजर का प्रोविजन देखें, अगर कोई वक्फ बाय यूजर है और वहां पे डिस्प्यूट अराइज होता है या वहां पे सरकारी संपत्ति वक्फ बाय यूजर नहीं माना जाएगा। बैरिस्टर साहब ने स्वयं कहा है 1,21,000 ऐसी संपत्ति है जिनका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। अगर एक्ट का मैंडेट है अंजना जी सेक्शन 3B में कि आपको सारी वक्फ की संपत्ति का ब्यौरा देना है, तो ये सेंट्रल एक्ट का मैंडेट है। अगर एक्ट का मैंडेट है कि सेक्शन 40 रिपील किया जाता है, अब आप किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित नहीं कर सकते, तो ये एक्ट का मैंडेट है। अगर एक्ट ने ये कहा है कि कोई भी वक्फ बिना वक्फ डीड के नहीं होगी सेक्शन 36 में, तो ये एक्ट का मैंडेट है। अगर एक्ट ने ये कहा है कि सेक्शन 107 जो लिमिटेशन से एग्जेम्प्टेड है, इसको रिपील करते हैं, सेक्शन 108 जो इवैक्यू प्रॉपर्टी आपको दे दी गई थी उसको रिपील करते हैं, तो ये एक्ट का मैंडेट है, इसको फॉलो करना है अंजना जी। तो ये इसमें कोई धर्म विशेष की बात नहीं आती है। ये पार्लियामेंट का एक्ट है जिसको केंद्र और राज्य सरकार इंप्लीमेंट करने के लिए बाध्य है। ठीक है।